14 अगस्त 2016 की रात के करीब 11 बजे मालदा पश्चिम बंगाल में एक ट्रक धीरे धीरे NH 12 पर रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है, उसकी आंखें बार बार रियल व्यू मिरर में जाती है क्योंकि ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियां हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और है, कुछ ऐसा जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता है। 5 करोड़ के नकली नोट, ऐसी साजिश जो सालों से बुनी जा रही थी। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह एक बहुत बड़े जाल की एक छोटी सी कड़ी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कई सालों से चुपचाप भारत में जहर घोल रहा था, और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन इस जहर को समझने के लिए इस साजिश की जड़ों तक पहुंचना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास 2013 से एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई परियोजना शुरू की है। यह कोई नई बात नहीं थी। ISI और भारत के बीच एक का टकराव दशकों पुराना है, लेकिन इस बार का तरीका अलग था। इस बार कोई बम नहीं था, कोई हथियार नहीं था। इस बार हथियार था एक नोट। मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भेजो कि महंगाई बढ़े, बाजार में भरोसा टूटे और सामान्य नागरिक परेशान हो। जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा उठ जाता है तो वह देश अंदर से कमज़ोर होने लगता है। किसी बम की ज़रूरत नहीं, किसी फौज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कागज़। एक आर्थिक आतंकवाद था, और यह उतना ही खतरनाक था जितना कोई भी दूसरा आतंकवाद। लेकिन यह काम सिर्फ छापना नहीं था, इसके लिए चाहिए था एक पूरा तंत्र, छापने की जगह, खास कागज़ और सही स्याही, और सबसे ज़रूरी भारत के अंदर एक नेटवर्क जो इन नोटों को बाजार में उतारे। और वह नेटवर्क था पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से संगठित। नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में होता था, मुख्यतः पेशावर और कराची के कुछ खास प्रिंटिंग सेंटर्स में। लेकिन यह कोई साधारण प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, यह काम करने वाले लोग ट्रेंड थे। उन्हें पता था कि भारतीय नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और उन्हें कैसे नकल करना है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उन्नत थी कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक कर्मचारी भी पहचान नहीं पाते थे। इन्हें FICN कहा जाता था, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। इनमें इस्तेमाल होने वाला कागज़ खास था, वही कॉटन और लेनिन का मिश्रण जो असली नोट में होता है। सिक्योरिटी थ्रेड की नकल इतनी सटीक थी कि देखकर दंग रह जाओ। वाटरमार्क हूबहू था, नकली और असली में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन था। कागज़ और स्याही की सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल होता था। यह एक राज्य प्रायोजित ऑपरेशन था जो आतंकवाद के एक नए अदृश्य रूप की तरह काम कर रहा था। लेकिन चुनौती थी भारत में घुसाना। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते इस्तेमाल होते थे। पहला, बांग्लादेश बॉर्डर, यह सबसे सक्रिय रूट था। पाकिस्तान से नोट पहले बांग्लादेश जाते, वहाँ से हवाला नेटवर्क से होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पार करते। मालदा और मुर्शिदाबाद इस रूट के मुख्य केंद्र थे। इन जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि रात के अंधेरे में सीमा पार कराना मुश्किल नहीं था। घने जंगल, नदियाँ और कम रोशनी, यह सब तस्करों के काम आता था। बांग्लादेश में कुछ दलाल थे जो इस पूरी खेप की ब्रोकरेज करते थे। उनका काम था पाकिस्तान से नोट लो, ढाका के रास्ते उन्हें छुपाओ और फिर सीमा के उस पार भेज दो। दूसरा रास्ता था नेपाल बॉर्डर। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, कोई वीज़ा नहीं, कम निगरानी और दशकों पुराना एक स्थापित तस्कर। यह रूट उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते नोट पहुंचाता था। वह नोटों को छोटे छोटे बंडलों में बांटते और अलग अलग लोगों के जरिए बॉर्डर पार कराते। तीसरा रास्ता था समुद्र के रास्ते। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से छोटी नावों के जरिए खेप आती थी। हर रूट पर एक अलग गिरोह, हर गिरोह के पीछे एक बड़ा ऑपरेटर, और इन सब के ऊपर एक नाम जो खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही थी। उसे सिर्फ मास्टर कहा जाता था। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2014 से इस नेटवर्क के पीछे लगी थी। NIA भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक है जो आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच करती है। उनके पास टुकड़े टुकड़े जानकारी थी, यह यहाँ की एक वहाँ से, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बन पा रही थी। यह नेटवर्क बेहद चालाकी से बनाया गया था, इसे सेल बेस्ड स्ट्रक्चर कहते थे। हर बार जब कोई छोटा तस्कर पकड़ा जाता तो वह ऊपर का नाम नहीं जानता था, उसे सिर्फ यह पता था कि नोट कहाँ से लेने और कहाँ तक पहुँचाने। हर कड़ी को सिर्फ अगली कड़ी का पता था, पूरे चेन का नहीं। यही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत थी और यही NIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती। फिर 2015 में एक ऐसी छोटी सी गलती हुई जो पूरे नेटवर्क को खोल देगी।
बिहार के दरभंगा में एक छोटे दुकानदार ने एक नोट को लेकर संदेह जताया। नोट देखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे मोड़ा तो उसकी टेक्सचर थोड़ी अलग लगी। उसने स्थानीय पुलिस को बताया। पुलिस ने जांच की, नोट नकली निकला, लेकिन इतना परफेक्ट था कि पुलिस भी हैरान रह गई। वह नोट एनआईए के पास पहुंचा और एनआईए ने उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। सीरियल नंबर एक पैटर्न दिख रहा था। उसी पैटर्न के नोट पहले भी पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में। एनआईए के अनुसार ये सारे नोट एक ही बैच में थे, एक ही जगह छपे थे। यह पहली बड़ी सफलता थी। अब एनआईए ने दूसरी दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों पर नज़र रखना शुरू किया जो पहले पकड़े गए थे, छोटे तस्कर, हवाला ऑपरेटर और वह दुकानदार जो जाने अनजाने इन नोटों को चला रहे थे। उनके फ़ोन सुने गए, उनकी यात्राएं ट्रैक हुई। यह काम धीरे धीरे बेहद सब्र से हो रहा था। महीनों की निगरानी के बाद एक नाम सामने आया, रफ़ीकुल इस्लाम, मालदा का रहने वाला। देखने में छोटा कपड़ा व्यापारी, लेकिन उसके फ़ोन कॉल्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शन और उसके यात्रा के रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी बता रहे थे। रफ़ीकुल का काम था बांग्लादेश बॉर्डर से आई खेप को रिसीव करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। वह नोट नहीं छापता था, नेटवर्क नहीं चलाता था, वह सिर्फ एक कड़ी था, लेकिन एक ज़रूरी कड़ी। उसके ऊपर एक और था और उसके ऊपर एक और। एनआईए ने धैर्य रखा। उन्होंने रफ़ीकुल को अभी नहीं छुआ, क्योंकि अगर रफ़ीकुल पकड़ा जाता तो बाकी नेटवर्क सतर्क हो जाता। वह मछली को नहीं, पूरे जाल को खींचना चाहते थे। रफ़ीकुल की निगरानी के जरिए एनआईए एक और नाम तक पहुंची और उस नाम के जरिए एक और। धीरे धीरे परत दर परत नेटवर्क का नक्शा बनने लगा। 2016 आया और इसी साल भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इस पूरी साजिश की जड़ें हिला दी। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट आज रात से बंद। कल से वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। पूरा देश हैरान था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान थे वो लोग जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे थे। पाकिस्तान के उन प्रिंटिंग सेंटर्स में हड़कंप मच गया जहां महीनों से करोड़ों के नकली नोट तैयार हो रहे थे। एक झटके में वो नोट बेकार हो गए। भारत के अंदर बैठे लोग घबरा गए। कहीं नोट जलाए, कहीं फेंके, कहीं छुपाए गए, लेकिन हर तरफ से रास्ते बंद थे। घबराहट में उन्होंने गलतियां की, फ़ोन कॉल्स हुए, कॉल रिकॉर्ड्स हुए और कई सुराग खुद ही बन गए। इसी बीच एनआईए को वो कड़ियाँ मिलने लगी जो वो सालों से ढूंढ रही थी। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा और इस जाल के बीच में था एक नाम, अब्दुल रहमान, बांग्लादेश का नागरिक, लेकिन भारत में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। दिल्ली के एक साधारण इलाके में उसका फ्लैट था। बाहर से एक आम इंसान, लेकिन अंदर से पूरे नेटवर्क का ऑपरेटर। नकली नोट मंगाना, उन्हें देश भर में फैलाना और हवाला के जरिए पैसा भेजना, यही उसका काम था। एनआईए ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। पहले पूरा जाल बिछाया गया, फिर 6 हफ्तों की तैयारी के बाद ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू हुआ। एक ही रात में 14 जगहों पर छापेमारी। रात 2 बजे टीमों ने दरवाजे खटखटाए। कई दरवाजे टूटे, कई लोग भागे, कहीं नोट जलाने की कोशिश हुई, लेकिन सबूत बचा लिया गया। उस रात 23 लोग गिरफ्तार हुए और फिर अब्दुल रहमान को भी उसके फ्लैट से पकड़ लिया गया। उसके घर से 11 लाख की नकली नोट, फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल और एक एनकोडेड डायरी मिली। उसी डायरी ने पूरे नेटवर्क की कहानी खोल दी। जांच में सामने आया कि पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ के नकली नोट भारत में फैलाए गए थे। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये आम लोगों के साथ धोखा था। एक दुकानदार, एक किसान, एक मजदूर, सब इसकी चपेट में आए। अब्दुल रहमान को यूएपीए के तहत सज़ा मिली, आजीवन कारावास। बाकी लोगों को भी सज़ा हुई, लेकिन क्या ये साजिश ख़त्म हो गई? नहीं, आज भी ये नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। नए रास्ते, नई तकनीक और नए लोग, लेकिन भारत की एजेंसियां हर कदम पर नज़र रख रही है। डिजिटल लेन देन बढ़ने में से फ़र्क जरूर पड़ा है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। ये लड़ाई किसी हथियार से नहीं, बल्कि सतर्कता और खुफिया जानकारी से लड़ी जाती है। और इसी जिद ने एक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि भारत की ताकत सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उसकी जागरूक जनता और उनकी एजेंसियां हैं, जो हर नकली नोट के पीछे छुपे असली खतरे को पहचान लेती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दुश्मन चाहे बाहर से आए या एक कागज़ के टुकड़े के रूप में, भारत उसे